स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम मास्टरमाइंड। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे ट्रेड यूनियन। इससे पहले हम लोगों ने देख लिया था कि ट्रेड यूनियन क्या होता है, उसके टाइप क्या होते हैं, सिस्टम ऑफ ट्रेड यूनियन क्या होता है एंड हॉक्सी क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। तो हर फॉर्मेशन का क्या प्रोसेस रहेगा, हर स्टेट के पास each state has a registrar of trade union by central government। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हर स्टेट में एक रजिस्ट्रार अपॉइंट करेगी जिसका काम होगा रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है। इससे आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि ट्रेड यूनियन कंकरेंट लिस्ट का हिस्सा है। वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, ट्रेड यूनियन बिलोंग्स टू विच लिस्ट? आंसर होगा कंकरेंट लिस्ट। तो हर स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक रजिस्ट्रार बिठाया जाएगा जिसका काम होगा रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। करेक्ट, फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। उसके बाद मिनिमम मेंबर जो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जाएंगे वो कितने होने चाहिए? 7। जब भी कोई ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रेशन कराने जा रहा होगा तो वो मिनिमम 7 आदमी को लेके जाएगा जो कि उस ट्रेड यूनियन के मेंबर होंगे। ठीक है, और इन 7 का हमें क्या क्या पर्टिकुलर रिक्वायर्ड होगा? उनका नाम चाहिए, ऑक्यूपेशन एंड एड्रेस ऑफ मेंबर, ट्रेड यूनियन नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑफिस, ट्रेड यूनियन का क्या नाम है, उसका कोई ऑफिस होगा उसका एड्रेस, एंड डिटेल्स ऑफ ऑफिस बियरर ऑफ ट्रेड यूनियन। मतलब ट्रेड यूनियन की इंपॉर्टेंट पोजीशन में कौन बैठा है उसके भी डिटेल्स चाहिए। तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू रजिस्टर और ट्रेड यूनियन इज 7। उसके पर्टिकुलर्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे? नेम, ऑक्यूपेशन, ट्रेड यूनियन का नाम, उसका एड्रेस एंड डिटेल्स ऑफ ऑफिस बियरर ऑफ ट्रेड यूनियन। नेक्स्ट पॉइंट इज अनरजिस्टर्ड बट एग्जिस्टिंग ट्रेड यूनियन। इसका क्या मतलब हुआ? ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन जरूरी है क्या? बिना रजिस्ट्रेशन के भी ट्रेड यूनियन एग्जिस्ट करते हैं। तो अनरजिस्टर्ड बट एग्जिस्टिंग ट्रेड यूनियन, अगर वो 1 साल से ज़्यादा उनका फॉर्मेशन का हो चुका है, ठीक है, तो अगर वो उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं तो उनको अपना एसेट एंड लाइबिलिटी डिक्लेयर करना पड़ेगा। एसेट एंड लाइबिलिटी। एसेट का क्या मतलब होता है? एसेट का मतलब होता है कि उसके पास कोई प्रॉपर्टी है कि नहीं, अपनी प्रॉपर्टी। लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है कि उस ट्रेड यूनियन में कोई लोन तो नहीं, या फिर किसी और को पैसे तो नहीं देने, या फिर लाइबिलिटीज में आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल पे तो है प्रॉपर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लाइबिलिटीज मतलब बेसिकली लोन समझो, एसेट मतलब समझो जो उसकी प्रॉपर्टी है। तो जो भी अनरजिस्टर्ड और एग्जिस्टिंग ट्रेड यूनियन है, अगर उसका 1 साल हो चुका है उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन के वक्त उसको अपनी एसेट और लाइबिलिटी का डिक्लेरेशन देना होगा। ठीक है, और उसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर्स भी होने जरूरी है फॉर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के बाद एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर्स का होना जरूरी है फॉर रजिस्ट्रेशन। हाँ, ट्रेड यूनियन इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी। ट्रेड यूनियन इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का क्या मतलब होता है? एक लीगल एंटिटी वो होता है जिसके खिलाफ आप केस कर सकते हैं या फिर कंप्लेंट कर सकते हैं या फिर उसको बुला सकते हैं, कॉल कर सकते हैं कहीं पे कोर्ट में या फिर कहीं और। दिस इज लीगल एंटिटी। ये किसी पर्सनल बिलोंगिंग की चीज़ नहीं होती या फिर किसी इंडिविजुअल का नहीं होता, इसकी एक अलग लीगल एंटिटी होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज रजिस्ट्रार मस्ट नोटिफाई द रीजन ऑफ कैंसिलेशन विद इन 2 मंथ्स। 2 मंथ्स के अंदर रजिस्ट्रार अगर किसी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन को कैंसिल करता है, तो उसे 2 मंथ के अंदर रीजन देना पड़ेगा कि आपका रजिस्ट्रेशन क्यों कैंसिल किया गया है।
दिस इज करेक्ट, विद इन 2 months, 2 months इज इंपॉर्टेंट। अब रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन, अब ट्रेड यूनियन को रिकॉग्निशन कैसे मिलता है? अभी रजिस्ट्रेशन हम पढ़ रहे थे, अब हम लोग पढ़ रहे हैं रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन मतलब उसको आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए कि नहीं। एम्प्लॉयर एक ट्रेड यूनियन को आइडेंटिफाई कर रहा है कि नहीं, दिस इज कॉल्ड रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन। और एम्प्लॉयर ही रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है ट्रेड यूनियन को, तो क्या मतलब है ट्रेड यूनियन बनाने का? तो वो नेगोशिएट ही नहीं करेगा। तो एम्प्लॉयर मस्ट रिकॉग्नाइज अ ट्रेड यूनियन। दो तरह से रिकॉग्निशन मिल सकती है, या तो एम्प्लॉयर अपने आप रिकॉग्नाइज कर ले, इसको बोला जाता है वॉलंटरी रिकॉग्निशन। एम्प्लॉयर खुद ही मान ले कि हाँ ये एक लीगल ट्रेड यूनियन है, या फिर अदरवाइज आप रजिस्ट्रेशन करा लो तो वो रिकॉग्निशन आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगी। तो एम्प्लॉयर या तो अपने आप ट्रेड यूनियन को रिकॉग्नाइज कर लेता है, अगर एम्प्लॉयर नहीं कर रहा है तो आप रजिस्ट्रेशन के थ्रू भी अपने ट्रेड यूनियन को रिकॉग्निशन दे सकते हैं। तो एम्प्लॉयर को मानना ही पड़ेगा कि दिस ट्रेड यूनियन एग्जिस्ट। नाउ वी विल स्टडी हिस्ट्री ऑफ ट्रेड यूनियन। इंडिया में क्या हिस्ट्री रही है ट्रेड यूनियन की, ये हम लोग देखेंगे। 1860s के टाइम से ही हमारे ट्रेड यूनियन का फॉर्मेशन तो नहीं हुआ था, पर उसके ओर हम लोग बढ़ने लगे थे। 1860s में क्या हुआ था देखो, Origin of labor movement was traced back in 1860s। 1860 के समय से ही आपका लेबर मूवमेंट स्टार्ट हो चुका था। फर्स्ट लेबर एजिटेशन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया अकॉर्ड इन बम्बई। बॉम्बे 1857 में सौरभजी बंगाली के द्वारा पहला लेबर मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। इट कंसंट्रेटेड ऑन द प्लाइट ऑफ वर्कर्स, स्पेशली ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। वो जो आपका मूवमेंट हुआ था वो किस पे कंसंट्रेटेड था? वुमेन और चिल्ड्रन के राइट्स पे। दिस लेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट फैक्ट्री कमीशन। तो फर्स्ट फैक्ट्री कमीशन 1875 में बना था बिकॉज ऑफ द एफर्ट ऑफ सौरभजी बंगाली। याद रखिएगा, बॉम्बे में 1875 पहला लेबर मूवमेंट हुआ, जिसके कारण फर्स्ट फैक्ट्री कमीशन 1875 में स्टैब्लिश किया गया। इस कमीशन का रिजल्ट ही था कि पहला फैक्ट्री एक्ट पास किया गया 1881 में। फैक्ट्री कमीशन 1875 का ही रिजल्ट था फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1881। तो फैक्ट्रीज एक्ट आने के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई, बट बहुत सारी प्रॉब्लम स्टिल एग्जिस्ट करती थी, इसलिए फिर से एक नया फैक्ट्री कमीशन अपॉइंट किया गया 1885 में। 1885 में कमीशन अपॉइंट किया गया, जिसके कारण से एक रॉयल कमीशन ऑफ लेबर वाज अपॉइंटेड इन 1892। रॉयल कमीशन ऑफ लेबर ने क्या कहा, इन्होंने जो रूल्स लाए वो उन्होंने लिमिट किया वर्किंग आवर्स को। मतलब वर्किंग आवर्स को उन्होंने फिक्स किया कि 9 घंटे 10 घंटे ही एक लेबर काम कर सकता है। इससे पहले क्या होता था, जब तक लेबर एग्जॉस्ट ना हो जाए उसके जगह दूसरा लेबर नहीं आता था। ओनली व्हेन अ लेबर इज एग्जॉस्टेड न्यू लेबर वाज टू टेक हिज और हर प्लेस। तो जब तक लेबर एग्जॉस्ट नहीं हो जाता था तो उसकी जगह कोई दूसरा लेबर नहीं आता था। इस चीज़ को ख़त्म किया गया बाय द रॉयल कमीशन ऑफ लेबर इन 1892। मतलब वर्किंग आवर फिक्स कर दिया गया। देयरफॉर हमें याद रखना क्या है, फर्स्ट फैक्ट्री कमीशन इन 1875, उसके बाद फैक्ट्री एक्ट पास हुआ है 1881 में, उसके बाद सेकेंड फैक्ट्री कमीशन वाज अपॉइंटेड इन 1885, तो एक रॉयल कमीशन ऑन लेबर वाज अपॉइंटेड इन 1892, जिसके कारण से टोटल वर्किंग आवर लिमिट कर दी गई। नाउ वी विल स्टडी अबाउट एन एम लोखंडे। एन एम लोखंडे इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया। फादर ऑफ ट्रेड यूनियन किसे कहा जाता है इन इंडिया? एन एम लोखंडे, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। इनके बारे में कुछ हिस्ट्री बताई गई है। फ्रॉम 1880 ऑनवर्ड्स ही टुक ओवर द मैनेजमेंट ऑफ दीनबंधु। दीनबंधु जो न्यूज़पेपर था उसका मैनेजमेंट एन एम लोखंडे ने संभाला। एट दिस टाइम इज ऑल्सो क्विट हिज जॉब एज हेड क्लर्क इन कॉटन मिल इन मुंबई। कॉटन मिल मुंबई में ये काम करते थे एज हेड क्लर्क। उन्होंने अपना जॉब छोड़ा और बनाया मिलहैंड एसोसिएशन ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट, मिलहैंड
एसोसिएशन ऑफ इंडिया। मिलहैंड एसोसिएशन एन एम लोखंडे ने बनाया। बेसिकली ये एसोसिएशन एक फॉर्म था ट्रेड यूनियन का ही। उस समय इसे ट्रेड यूनियन नहीं कहा जाता था, पर आप इसे ट्रेड यूनियन कह सकते हैं। तो देयरफॉर एन एम लोखंडे इज नोन एज द फादर ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया, क्योंकि उन्होंने मिलहैंड एसोसिएशन बनाया था। बॉम्बे मिलहैंड एसोसिएशन, सॉरी द नेम करेक्शन, नेम में करेक्शन है, बॉम्बे मिलहैंड एसोसिएशन बनाया था, ना कि मिलहैंड एसोसिएशन ऑफ इंडिया नहीं था, बॉम्बे मिलहैंड एसोसिएशन। दिस इज अबाउट एन एम लोखंडे। एन एम लोखंडे का ही एफर्ट था जिसके कारण से हमें आज वीकली हॉलीडे मिलता है संडे को, और जो हमें रिसेस मिलता है हाफ एन आवर वर्क का, हाफ एन आवर रिसेस जो अभी तो ज़्यादा मिलता है, उस समय रिसेस भी नहीं मिलते थे। तो एन एम लोखंडे का ही एफर्ट था जिसके कारण से हमें वर्क के बीच में ब्रेक मिलता था आफ्टरनून में, ठीक है। और उन्होंने टाइमिंग भी फिक्स की कि 6:30 इन द मॉर्निंग इंडस्ट्री खुल जाना चाहिए और सनसेट के पहले बंद हो जानी चाहिए। द सैलरीज ऑफ द वर्कर शुड बी गिवन बाय 15th एवरी मंथ। तो आप देख सकते हैं पहले ये सब भी बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं रहते थे इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए। तो एन एम लोखंडे ने जो एफर्ट लगाया उसके कारण ही आज हमें संडे को हॉलीडे मिलती है, जो हम लोग काम करते हैं उसके बीच में ब्रेक मिलता है, और जो टाइमिंग रेगुलेट की गई वर्किंग की वो भी किया गया था उनके द्वारा। और उन्होंने ये भी बोला कि बाय 15th ऑफ एवरी मंथ सैलरी शुड बी पेड टू द वर्कर्स। तो इन्हीं का यही एफर्ट था कि जिनके कारण से राय बहादुर का टाइटल दिया गया। राव बहादुर लिखा है, राय बहादुर। राय बहादुर का टाइटल दिया गया ब्रिटिश राज के द्वारा। और इनका एक और कंट्रीब्यूशन, इन्होंने मुंबई कामगार संघ भी बनाया है, वेरी इंपॉर्टेंट। मुंबई कामगार संघ वाज एस्टैब्लिश्ड बाय एन एम लोखंडे। तो दो चीज़ें, बॉम्बे मिलहैंड एसोसिएशन भी एन एम लोखंडे ने बनाया है, मुंबई कामगार संघ भी एन एम लोखंडे ने बनाया है। राय बहादुर को टाइटल एन एम लोखंडे को मिला था, और ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ द ट्रेड यूनियन इन इंडिया। दिस 5 पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट। एन एम लोखंडे के बाद ट्रेड यूनियंस बने। मद्रास टेक्सटाइल लेबर यूनियन 1918 बाय बीपी वाडिया। बीपी वाडिया जी ने मद्रास टेक्सटाइल लेबर यूनियन बनाया, इंपॉर्टेंट है। 1919 को क्या बन गया? आईएलओ बन गया, जिसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। आईएलओ भी हम लोग नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में कंप्रेहेंसिवली कवर करेंगे। इसके बाद आपका ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 ब्रिटिश के द्वारा पास कर दिया गया। इसके बाद आईएलओ के बनने के बाद ही ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 पास किया गया था। अब आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ट्रेड यूनियन है जो कि आपको याद रखने हैं। दिस इज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट है, समझाने लायक इसमें कुछ नहीं है, बस आप पॉइंट में डिक्टेट कर देता हूँ। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बना था 1920 में, पॉइंट्स बस याद रखने की चीज़ है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बना था 1920 में बाय लाला लाजपत राय, ठीक है। इट वॉज एसोसिएटेड विथ सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से एसोसिएटेड है, ये करंटली अभी भी एग्जिस्ट करता है। फाउंडर मेंबर ऑफ वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन 1945। ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस क्या था? फाउंडेशन मेंबर था, किसका? वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन का, एक फाउंडिंग मेंबर भी था। नेक्स्ट ट्रेड यूनियन है आईएफएल, इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर। ये क्यों बना था? ये बना था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एआईटीयूसी से स्प्लिट होके बाय रेडिकल्स इन 1941 में। इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर बना था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से टूट के बाय द रेडिकल्स इन 1941, याद रखिएगा। ये लेवल कॉन्फ्रेंस भी इनका होता था 1942 में। नेक्स्ट पॉइंट इज आईएनटीयूसी, इसका तो नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। दिस इज द लेबर विंग ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी का ये लेबर विंग है। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस ये बना था आज़ादी के जस्ट बाद 1947 में। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1947, लेबर विंग ऑफ कांग्रेस। एचएमएस, हिंद मजदूर सभा,
ये बना था 1948 में, आज़ादी के 1 साल बाद, बाय फॉरवर्ड ब्लॉक, सोशलिस्ट फॉरवर्ड ब्लॉक। सोशलिस्ट लोगों ने बनाया था हिंद मजदूर सभा। इसका क्रोनोलॉजी आपसे पूछ सकता है कि कब कौन कौन से ट्रेड यूनियन बने हैं, अरेंज करने के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन सबसे पहले बना, फिर IFL बना है, फिर INTUC बना है, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, याद रखिएगा इंडिपेंडेंस का टाइम बना था। उसके पहले 2 ऑलरेडी बन चुके थे। उसके बाद बने आपके हिंद मजदूर सभा बाय फॉरवर्ड ब्लॉक। उसके बाद आपका बना UTUC, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ये किसके द्वारा बनाया गया था? ऑल इंडिया लेबर कॉन्फ्रेंस ऑन May 1949। मतलब 3 साल आज़ादी के 3 साल लगातार 3 ट्रेड यूनियन बने हैं आपके, जिनमें है कांग्रेस वाला, उसके बाद HMS, उसके बाद UTUC, यूनियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस। उसका अगला ट्रेड यूनियन है आपका भारतीय मजदूर संघ, जो कि BJP बैक्ड है, RSS बैक्ड है, इन 1955, काफ़ी दिन बाद बना आज़ादी के। भारतीय मजदूर संघ बाय दत्तोपंत थेनगेडी, नाम याद रखिएगा, दत्तोपंत। दत्तोपंत इज इंपॉर्टेंट। दत्तोपंत जी ने बनाया था भारतीय मजदूर संघ, BMS भी बोलते हैं। ये RSS बैक्ड ट्रेड यूनियन है। उसके बाद बना है ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस। ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस ये बिलोंग करती है CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। CPIM की है ये। ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन बिलोंग्स टू CPIM। ये बनी थी आपकी 1989 में, सबसे लास्ट में। इससे क्वेश्चन पूछ सकता है किस पार्टी को बिलोंग करती है, या फिर आप क्रोनोलॉजी पूछ सकते हैं आपका कि कौन सा ट्रेड यूनियन कब बना है। और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, जो है याद करने का, समझाने वाली चीज़ें बहुत कम है इसमें। नेक्स्ट स्लाइड इज 2 फेज हुए थे इंडिपेंडेंस के बाद हमारे ट्रेड यूनियन में। 1947 से 1999 तक मिलिटेंट फेज चला था। उसके बाद आफ्टर LPG रिफॉर्म ये मिलिटेंट फेज खत्म हो गया था, जिसमें कि ट्रेड यूनियन का इन्फ्लुएंस अब थोड़ा कम हो गया है। 1991 तक ट्रेड यूनियन का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा था, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ज़्यादा था, रेलवे स्ट्राइक्स भी हुए थे, बॉम्बे टेक्सटाइल स्ट्राइक्स भी हुए थे आज़ादी के बाद। तो LPG रिफॉर्म के बाद ट्रेड यूनियन का इंपॉर्टेंस थोड़ा कम हो गया, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा आने लगे। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस रिड्यूस इन इकोनॉमी, गवर्नमेंट भी कम इंटरफेयर करने लगी क्योंकि इकोनॉमी खोल दिया गया था। LPG रिफॉर्म का मतलब आप लोग जानते होंगे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। LPG रिफॉर्म इन 1991। तो दिस इज द लेक्चर अबाउट ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन आपका खत्म हो चुका है। तो होप करता हूँ आपको लेक्चर्स पसंद आए होंगे। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।